हमने बार्टर एक्सचेंज सिस्टम को पढ़ा। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में आपको यह समझ में आ गया कि भैया एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। सर्च की प्रॉब्लम थी, ट्रेडिंग कॉस्ट की प्रॉब्लम थी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस वांट थी, और क्या था, आपका मनी का मेजरमेंट नहीं था, स्टोर वैल्यू नहीं था, फ्यूचर आप पेमेंट्स नहीं कर सकते थे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकते थे। इन सब को हटाने के लिए शक्तिमान आया। शक्तिमान का क्या नाम रखेंगे हम लोग? मनी। शक्तिमान जब आया उसने कहा कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं यानी कि मनी, मैं उन सब का सॉल्यूशन देता हूं। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, जितनी भी लिमिटेशंस थी किसकी? बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की, वो सारे के सारे प्लस पॉइंट्स और एडवांटेजेस बन गए मनी के। इसीलिए हम लोग मनी को क्या बोलते हैं? मैं डेफिनेशन पढ़ूं तो आपको समझ में आएगा। मनी इज एनीथिंग जनरली एक्सेप्टेड, कोई भी चीज जो कि एक्सेप्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आपने देखा होगा कि 2016 में हमारी कंट्री में डीमोनेटाइजेशन हुआ, यानी कि नोटबंदी हुई। उससे पहले क्या था, वो पुराना वाला नोट था जिसमें पुराने वाले गांधी जी थे, वो आते थे। जब रात को 8 बजे ऐलान हो गया कि अब वो वाले नोट हैं, वो अब हमारी कंट्री में प्रिवेल नहीं करेंगे, यानी कि रात को 7:59 पर जो उसकी 500 की कीमत थी, वो उसी समय 1 मिनट बाद रात को 8 बजे वो एक सिर्फ नोट के बराबर हो गया, यानी एक कागज का टुकड़ा हो गया, कुछ भी नहीं था। क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने उससे अपना लीगल टेंडर वापस ले लिया। मेरे प्यारे बच्चों, आपको नहीं पता, अगर आप फर्दर जाओगे, बीकॉम ऑनर्स करोगे, बीकॉम करोगे, एमकॉम करोगे, पीएचडी करोगे, बीबी करोगे, किसी भी कोर्स में जाओगे आप कॉमर्स से, तो आप इस चीज को आगे पढ़ोगे कि किसी भी करेंसी का लीगल टेंडराइज होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि उस देश की जो आरबीआई है, लीगल टेंडर कौन करता है उसको? आरबीआई। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आपसे आगे फ्यूचर में कभी भी अगर आप फर्दर इंटरव्यूज के लिए जाते हो कभी, तो आपसे पूछ सकते हैं कि आरबीआई क्या है। तो मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दूंगा, क्योंकि जितना आप बुक में पढ़ोगे सिर्फ उतनी ही नॉलेज नहीं रखनी है हमें पूरी इकोनॉमिक्स को बारीकी से समझना है। आरबीआई होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर देश का अलग अलग रिजर्व बैंक होता है। पाकिस्तान का अलग है, यूएस का अलग है, हर देश का अपना अपना रिजर्व बैंक है, यानी कि उनके नाम भी अलग अलग है। रिजर्व बैंक क्या है? रिजर्व बैंक है सेंट्रल बैंक, यानी कि द बैंकर्स बैंक। हमारी कंट्री में जितने भी बैंक खुले हैं, उन बैंकों पर अपनी आई वॉच कौन रखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखता है। अगर मान लो कोई भी बैंक कुछ भी गलत कर रहा है, उसको पनिश करने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास है। इसके अलावा हमारी कंट्री में जो मॉनेटरी सिस्टम है, उसको कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है। तो अभी क्लास 12th के लिए आप इतना समझ लीजिए कि आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। यानी कि ये गवर्नमेंट को भी सलाह देता है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है फाइनेंशियल, इन पे भी कंट्रोल करता है, और बैंकर्स बैंक है, यानी कि बैंकों को कभी भी किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं। आरबीआई की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये चीज आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि कोई भी आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को आपसे पूछ सकता है, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, कि आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो आप कह सकते हो आई नो एवरीथिंग, 1 अप्रैल 1935 को ये एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एज आई वाज टेलिंग यू कि जो मनी है, मनी ने जितनी भी लिमिटेशंस थी किसकी? बार्टर सिस्टम की, सबकी सब रिमूव कर दी। तो मनी की अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें एग्जैक्टली वही पॉइंट्स आते हैं, वही इसके प्लस पॉइंट्स बन गए हैं जो कि बार्टर सिस्टम में उसके माइनस पॉइंट्स थे। तो मनी इज एनीथिंग जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आज मुझे मान लो ये मार्कर में मार्केट में लेके गया, मैंने इस मार्कर के बदले में क्या दिया? मनी दी। तो एक मीडियम बन गई मनी, कि मुझे ये क्या मिला एक्सचेंज के बदले में? मुझे ये मार्कर मिल गया। मेजर ऑफ वैल्यू, एज आई टोल्ड यू कि बार्टर सिस्टम में क्या था कि कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं था। हो सकता था कि हम बहुत महंगा खरीद दे दें और सस्ता सा कोई सामने कमोडिटी परचेज कर लें, पर मनी में ऐसा नहीं है। मनी में जिसकी जितनी वैल्यू होगी उसी हिसाब से आपको क्वांटिटी मिलेगी। अगर 1 kg राइस 20 रुपीज का है तो आपको 1 kg राइस 20 रुपीज का ही मिलेगा। आगे हम देखें स्टोर ऑफ वैल्यू।
आज हम मनी को बहुत इजीली स्टोर कर सकते हैं, बैंकों में अपना अकाउंट क्रिएट करके वहां पर अपना पैसे को वहां पर स्टोर कर सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं जो कि आप आगे चलकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ोगे। मेजर ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, आज आप मनी की हेल्प से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, या तो आप मनी के प्लस पॉइंट्स याद रख लीजिए या फिर आप बार्टर सिस्टम के नेगेटिव पॉइंट्स याद रख लीजिए। अगर आप बार्टर के आपको नेगेटिव पॉइंट्स याद हैं, मैं फिर से रिपीट कर दूं, क्या क्या थे? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड, दूसरा क्या था? लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स, लैक ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू एंड लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर आपको ये चारों याद हैं तो आप इन्हीं चारों को अपने एग्जाम में मनी की डेफिनेशन पे पुट कर दोगे, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। प्लस आप ये भी लिखोगे मनी में कि मनी जो है हमारी कंट्री की, वो उसकी एपेक्स बॉडी कौन है? एपेक्स का मतलब हायर बॉडी कौन है? वो है आरबीआई। आरबीआई सारे बैंक्स को कंट्रोल करती है। और आप एग्जाम में लिखिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, टीचर को भी अच्छा लगेगा। आपकी जो नोटबुक होगी ना, वो बाकी नोटबुक से अलग हटके शाइन करेगी और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आरबीआई 1935 1 अप्रैल को एस्टेब्लिश हुआ, इसका एक्ट पास हुआ था 1934 में, पर ये आया 1935 में। यानी कि मनी के अगर मैं एडवांटेजेस बोलूं तो क्या क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, डेफर्ड पेमेंट है और मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ये तो हमने बात की डेफर्ड पेमेंट्स वगैरह की, मनी की और बार्टर सिस्टम की। अब जो जहां से मेन चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है वो होता है मनी सप्लाई। आप देखो हमारी कंट्री कितनी बड़ी है, हमारी कंट्री में मनी का जो सप्लाई है वो कैसे होता है, यानी पैसा एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जा रहा है। अब आप ये भी सोच रहे होगे कि हमारे पास, कई लोगों को लगता है कि मशीन होगी, उससे तो आरबीआई धनाधन पैसे छाप सकता है, तो फिर हमारी कंट्री में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। अगर हर कंट्री अपने मन मुताबिक पैसे को पब्लिश करने लगती तो फिर तो हर कंट्री बिल्कुल वेल्थी हो जाती, पर ऐसा नहीं है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको फर्दर एक्सटेंड करके समझाता हूं, हालांकि आपकी ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, पर आप इसको समझिए। होता ये है कि हमारी कंट्री में जितना भी एक्सपोर्ट होता है, यानी कि हमारे पास जितनी भी फॉरेन करेंसी, फॉरेन रिजर्व्स आए हैं, और हमारी कंट्री के पास जितनी हमारी करेंसी एप्रिशिएट हुई है, करेंसी एप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, आपको वो भी चीज समझ में आएगी। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हमारे पास जो आउटर करेंसी है, अगर उनका रिजर्व ज्यादा है तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। तभी कहते हैं जितना एक्सपोर्ट करो उतना फायदा है, क्योंकि बाहर की करेंसी से पैसा क्या होगा, हमारी कंट्री के अंदर इनफ्लो होगा। अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, हम बाहर का सामान लेके आ रहे हैं पर पैसा अपनी कंट्री का बाहर दे रहे हैं। जब पैसा जाएगा कंट्री से बाहर तो क्या वो बेनिफिशियल होगा? सर कैसी बातें कर रहे हो, बहुत नुकसानदायक कंट्री के लिए। एग्जैक्टली यानी कि एक्सपोर्ट हमेशा से हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। तो आरबीआई मनमुताबिक पैसे नहीं छाप सकता, इसको पहले अपने फॉरेन रिजर्व्स देखने पड़ेंगे कि हमारे पास कितना करेंसी एप्रिशिएशन है, फिर इसको वर्ल्ड बैंक से परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब करेंसी को पब्लिश करते हैं। वो मैं आपको समझाऊंगा आगे चैप्टर्स में, पर अभी आप इतना समझिए कि जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में, जो कि हमारी सर्कल ऑफ फ्लो ऑफ इनकम की थी, वहां मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई थी, एक था स्टॉक, एक था फ्लो। स्टॉक में हम वो वेरिएबल्स लेते हैं बच्चों जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि टैंक में इस समय पानी इतना है, यानी कि स्टॉक है वो मेरा। इस समय मेरे पास इतना व्हीट है, यानी स्टॉक है। तो जब हम चेक करते हैं कि हमारी कंट्री में इस समय कितनी मनी सप्लाई है, यानी कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो वो होता है आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो मनी सप्लाई कौन सा कॉन्सेप्ट है? आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर विथ यू ऑल? अब आगे फर्दर इसको एक्सटेंड करते हैं। मनी सप्लाई को हमने 4 फर्दर स्टेप्स में डिवाइड किया है। इसके 4 मेथड्स हैं, M1, M2, M3, M4। आप ये भी कह सकते हो कि मनी सप्लाई के 4 बेटे हैं। बड़ा बेटा M1, उससे छोटा बेटा M2, फिर उसके बाद M3 और सबसे बाद वाला M4। अब M4 जो है वो सबसे बड़ा है। क्यों सबसे बड़ा है वो आगे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। M1 में क्या आता है? M1 समझिए, M1 में वो चीजें आती हैं करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, यानी कि जो जनरल पब्लिक है उसके पास कितनी करेंसी है एट प्रेजेंट और कितने कॉइन्स है। दूसरा आता है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी कि डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक समझते हो आप,
फॉर एग्जाम्पल आज आप किसी भी बैंक में जाओ और आप बोलो मुझे इतना पैसा चाहिए, बैंक आपसे कहेगा कि आप 2 दिन का समय दीजिए, आप पैसा ले जाइए, यानी कि आपने अपने डिमांड पे डिपॉजिट्स को मेंटेन किया। और थर्ड होता है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। जो आरबीआई होती है वो सिर्फ हमारी कंट्री का नहीं, गवर्नमेंट का भी हमारे पैसा रखती है। जो अदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं उनको भी आरबीआई मेंटेन करता है। तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि M1 में क्या आता है, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। एग्जैक्टली सही बोला आपने। दूसरा सर कुछ तो था, कुछ नहीं था मेरे प्यारे बच्चों, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स। एंड लास्ट जो आरबीआई होती है, सब जो बाकी के जितने भी हिसाब होते हैं उनको वो अपने कंट्रोल में रखती है, तो अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अब आगे आप सुनिए, इसको फेट मनी का कॉन्सेप्ट आता है। फेट मनी क्या होती है, मैंने अभी आपको बोला कि 2016 में जब नोटबंदी हुई, रात को 7:59 पर जो मनी की वैल्यू 500 या 1000 की थी, 8 बजे के बाद वो एक कागज हो गया, यानी इसकी कोई कीमत नहीं थी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पे से अपना लीगल टेंडर वापस ले लिया था। तो फेट मनी क्या होती है कि गवर्नमेंट अप्रूव कर रही है, हाँ भाई ये करेंसी हमारी कंट्री में अप्रूव्ड है। तो ये है M1 मेथड, जिसमें क्या क्या आता है आपका, पहला करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, बहुत सही, होशियार हो गए आप लोग। तो दूसरा डिमांड डिपॉजिट विद, सर भूल गया मैं, अरे मत भूलो, कमर्शियल बैंक्स। एंड थर्ड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। M1 सबसे टफ मेथड है, बाकी की M2, M3, M4 इससे बहुत इजी है। चलिए आगे देखते हैं M2 मेथड। तो राइट नाउ अभी आपने पढ़ा M1 के बारे में। M1 में क्या क्या था? M1 में था आपका करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद पब्लिक, यानी कि जितने भी करेंसी कॉइन्स पब्लिक के पास थे। डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो ये हमारा क्या था, M1 था। अब M1 से थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है M2, M3 एंड M4। पूछे क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं M2 की, तो हम M2 में M1 को तो लेते ही लेते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं कि करेंसी कॉइन विद पब्लिक, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई प्लस डीडी एंड डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स, ये तो इसके अंदर आएंगे। शॉर्ट में मैंने क्या लिख दिया, इसको M1 लिख दिया। प्लस सेविंग, सेविंग किसकी, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक, यानी कि पोस्ट ऑफिस बैंक में जितनी आप सेविंग कर रहे हो वो सारी की सारी आपकी M2 के अंदर आएगी। यानी कि इन सिंपलर टर्म इफ आई हैव टू डिफाइन दिस, देन M2 में क्या होता है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक। इज इट क्लियर टू ऑल? वेरी गुड। अब मैं बात करता हूं M3 की। मेरे प्यारे बच्चों, आप सोच रहे हो कि भैया क्या M1 M2 कर रहे हो। M1 सिंपल से 3 चीजें आती थी, M2 में M1 आएगा प्लस पोस्ट ऑफिस की सेविंग आएगी। M3 में भी M2 की तरह ही है, इसमें भी M1 ही आएगा प्लस इसमें चेंज हो जाएगा। यहां पर हम पोस्ट ऑफिस में सेव करते थे, यहां पर हम नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, यानी कि बैंक्स में जो हम टाइम में डिपॉजिट कर रहे हैं वो M3 में आएगा। और लास्ट M4, M4 थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें M3 आता है। अब मैं बोलूं इसमें M3 आता है और M1 भी आता है, तो गलत होगा सही होगा? आप बोलोगे सर आप क्या बात कर रहे हो, ऑब्वियसली गलत होगा क्योंकि M3 की बात कर रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि M3 के अंदर M1 आता है, यानी इनडायरेक्टली यहां पर जो M3 है उसके अंदर ऑलरेडी M1 क्या है, इंक्लूडेड है। आर यू गेटिंग? वेरी गुड। तो इसमें M3 आएगा प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अब आप यहां देखिए, M2 में हम लोग सिर्फ सेविंग देख रहे थे, यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, टोटल डिपॉजिट है। जितना भी टोटल डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में वो M4 में आएगा, और जब सिर्फ सेविंग की बात करते हैं पोस्ट ऑफिस में तो वो M2 में आता है। विद दिस आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो चुका है। इतनी शॉर्ट वीडियो में आपको मैं गारंटी देता हूं, अगर आप सिर्फ लगाकर मन लगाकर इसको सिर्फ 2 बार इस वीडियो को देख लो, इसके नोट्स बना लो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। You will be scoring a very high marks, it's my guarantee। और मैं आपको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट कर रहा हूं, that's why मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। मैं चैप्टर को फिर से समराइज करता हूं। हमने सबसे पहले वाटर सिस्टम पढ़ा, उसके हमने डिसएडवांटेजेस पढ़े, राइट। फिर हमने मनी पढ़ा, जो वाटर के डिसएडवांटेजेस थे वो मनी के एडवांटेजेस थे। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद मैंने आपको स्टॉक फ्लो का फिर से रिवीजन कराया। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया मनी सप्लाई, और मनी सप्लाई के अंदर जो 4 मेजरमेंट्स फॉर्मूलेस थे वो भी मैंने आपको क्लियर किए।
आई होप आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से आ गया होगा। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, मैं ये नहीं कहता कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पर अगर पसंद आता है तो मत करना भी मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इससे अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। आपके जो दोस्त हैं उनके संग भी शेयर किया करो। क्या पता कोई नीडी, कोई किसी को जरूरत हो, कोई कोचिंग अफोर्ड ना कर पा रहा हो, या कोई भी रीजन हो सकते हैं, तो उसके संग उसके बाद भी कंटेंट पहुंच सकता है। हेल्प करो। इफ यू विल हेल्प अदर्स, गॉड विल हेल्प यू। थैंक यू।